Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। इसमें हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें बताएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। और अब हेडलाइंस के साथ निहारिका। Let's take a look at the headlines first. RBI slashes policy repo rate by 25 basis points to 6.25% for the first time in nearly 5 years. Benchmark domestic indices register modest losses. Sensex slips over 190 points. Nifty closes at 23,560. And India's exports expected to cross $800 billion by the end of the current financial year, says Union Minister Piyush Goyal. रिजर्व बैंक ने लगभग 5 साल बाद रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की, नई दर 6.25%। देश के शेयर बाजारों के सूचकांकों में मामूली गिरावट, सेंसेक्स 190 अंक से ज्यादा गिरा, निफ्टी 23,560 पर बंद हुआ। और चालू वित्त वर्ष के अंत तक भारत का निर्यात $800 अरब से ज्यादा होने की उम्मीद, कहा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं। करीब 5 वर्ष बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो रेट में 25 आधार अंकों यानी बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। इसे 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारत में वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से धन उधार लेते हैं। केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की 3 दिन की बैठक के बाद आज मुंबई में यह घोषणा की। इससे अस्थायी जमा सुविधा एसडीएफ की दर 6% और मार्जिनल अस्थायी सुविधा एमएसएफ दर तथा बैंक दर 6.5% रहेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बताया कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार चालू वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 6.4% रहने और आगामी वर्ष में आर्थिक गतिविधियों में सुधार आने की संभावना है। इससे पहले जीडीपी में 6.6% वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। रिजर्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी के वास्तविक अनुमान को भी 6.9% से संशोधित करते हुए 6.7% कर दिया है। बैंक ने यह अनुमान भी लगाया है कि चालू वित्त वर्ष में सीपीआई मुद्रास्फीति 4.8% रहेगी। मानसून सामान्य रहने के अनुमान के साथ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई की मुद्रास्फीति 4.2% रहने का अनुमान है। और रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि वर्ष 2025-26 के लिए हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित 1 लाख करोड़ रुपए की कर राहत का मुद्रास्फीति पर कोई खास असर नहीं होगा। डॉक्टर शर्मा, ये बड़ी घोषणा है और 5 वर्ष के बाद ये 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती, आपकी क्या राय है? देखिए, ये काफी देर से इंतजार था इसका कि कुछ रेपो रेट में कमी होना चाहिए और एक ये शुरुआत है, हम समझते हैं, क्योंकि जरूरत तो ज्यादा की थी। एक्सपेक्टेशन थे कि शायद 50 बेसिस पॉइंट्स कट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी है वो अभी हाल ही के कुछ महीनों में, अक्टूबर में 6.2% था, अभी कम होकर 5.2%, 100 बेसिस पॉइंट से कम हुआ। तो उधर अगर हम यूएस में देखें तो उनका जो इन्फ्लेशन है वो उतना ज्यादा नहीं गिरा, फिर भी फेड रेट ने 100 बेसिस पॉइंट का जो कटौती उसमें की। लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है, हम अप्रिशिएट करते हैं कि दिस इज ए गुड मूव फॉर द इकोनॉमी। इससे लाभ होगा खास करके जो उपभोक्ता हैं, जिनके लिए जो ईएमआई पे करना, और जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जो फाइनेंशियल कॉस्ट होती हैं वो ज्यादा थे, तो कुछ राहत मिली है। और आने वाले दिनों में संकेत हैं जो नेक्स्ट पॉलिसी आएगी कि
कुछ और कटौती की उम्मीद की जा सकती है। And to simplify this for investors, so what could this mean for stock markets or markets in general, and especially, people who may be just beginning their investment journey? So how can they understand this, the significance of this rate cut? Yes, this is a great indication by Reserve Bank of India that in the coming times, if the inflation stabilizes according to their targets, then they may move forward for the more cuts. But at this juncture, the global factors are more dominating the markets, not the domestic factors, as global headwinds are heavier than the domestic positivities. So that's why markets are not that much in gung-ho that despite this rate cut, markets have not shown any up movement or significant lucrative trajectory for the investors, that markets are taking this very, very, very positively, because global headwinds are there, and with the geopolitical tensions, now the trade tensions are also there, because earlier only geopolitical tensions were impacting the trajectory of the markets, but now the trade tensions also merged with the geopolitical tensions. और वैसे डॉक्टर शर्मा, हम देखें तो कुछ समय पहले भी जो कुछ कदम उठाए गए थे कि जो लिक्विडिटी क्रंच को एड्रेस करने के लिए बैंक्स के साथ, तो अब इसके साथ हम नई मौद्रिक नीति के साथ अगर हम देखें तो ओवरऑल सिनेरियो पर क्या असर पड़ने की संभावना है? देखिए, जो अभी की रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, अगर हम फिस्कल सिनेरियो से देखें, जो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो दी गई है, करदार मिडिल क्लास को 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर इसके हम सही मायने में इम्प्लीकेशंस देखें तो ये एक बहुत बड़ा स्टिमुलस है मिडिल क्लास के लिए, जो आने वाले टाइम में कंजम्पशन को और स्ट्रांग करेगा, और जिससे कंजम्पशन जब स्ट्रांग होता है, देन दे डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, उससे फिर मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आती है, सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ आती है, उसके बाद इकोनॉमी ग्रो करती है, देन द फैक्ट्रीज ऑल्सो कम फॉरवर्ड टू डिप्लॉय मोर वर्कफोर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रमाइसेस, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने से फिर एक जो इनकम लेवल्स बढ़ते हैं, तो एक अच्छा जो पॉजिटिव जो साइकिल है इकोनॉमी में वो क्रिएट हो जाता है, तो जिससे पूरा ओवरऑल मोमेंटम बिकम्स मोर एंड मोर स्ट्रांग, एंड because all the fundamentals, all the macroeconomic fundamentals becomes strong with such kind of stimulus to the middle class, because they are the major supporters of the demand trajectory in the country. Taking off a little bit from there and moving towards the monetary policy in general. So this time the Reserve Bank has also put focus on protecting consumers digitally with the announcement of the bank.in internet domain for Indian banks, and also the fin.in domain for the financial sector. So do you think overall that's a good move that is going to help consumers in reducing frauds and identifying fake websites as such? Yes, we appreciate RBI is always vigilant about the consumer protection, and earlier also there were so many announcements. So this is a good move for the benefit of the, because we have to protect our consumers. There are a lot of frauds and fraud calls sometimes from the fraudulent practices. So they try to impact the people through various announcements, like they are providing this kind of package and this, that. So such kind of announcements and such kind of frauds should be, I think, tracked, and people must be more and more aware about such kind of things, and consumer protection becomes more and more important in such a scenario. आइए अब देश के शेयर बाजारों पर नजर डालते हैं। देश के शेयर बाजारों के सूचकांक आज थोड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। ये लगातार तीसरा कारोबारी दिन है जब गिरावट का रुख बना हुआ है। आज सेंसेक्स 198 अंक यानी 0.25% गिरकर 77,860 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 43 अंक यानी लगभग 0.2% गिरकर 23,560 पर रहा। बॉम्बे शेयर बाजार के अन्य सूचकांक में मिला जुला रुख रहा। मिड कैप इंडेक्स 0.13% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.6% नीचे आ गया। सेंसेक्स में शामिल 30 में से
16 कंपनियां गिरावट के साथ बंद हुई। सबसे ज्यादा 2.3% की गिरावट आईटीसी में देखी गई। एसबीआई 2% नीचे आ गया। अडानी पोर्ट्स 1.4% गिरा। जिन कंपनियों के शेयरों में तेजी रही उनमें 4.3% के साथ टाटा स्टील, 3.6% के साथ भारती एयरटेल और 2.1% के साथ जोमैटो प्रमुख हैं। कुछ और डिटेल्स के साथ निहारिका। Well, to give you further details about stocks, so benchmark domestic equity indices today ended with modest losses, extending their losing streak to a third consecutive session. The 30-share index at Bombay Stock Exchange, Sensex, dipped 198 points, or 0.25%, to close at 77,860. Similarly, the National Stock Exchange, Nifty 50, fell 43 points, or 0.18%, to settle at 23,560. The broader market indices at BSE displayed a mixed trend. The mid-cap index added 0.13%, while the small-cap index shed over 0.6%. In the Sensex index, 16 out of 30 companies ended in negative territory. In the top laggards, ITC dropped over 2.3%, SBI Bank shed 2%, and Adani Ports fell over 1.4%. Meanwhile, among the top gainers, Tata Steel rose over 4.3%, Bharti Airtel advanced 3.6%, and Zomato gained 2.1%. In sectoral indices at the BSE, 12 out of 21 sectors ended down. In top laggards, oil and gas shed over 1.3%, FMCG lost 1.25%, and energy fell over 1%. Conversely, among top gainers, telecommunication gained over 2.6%, metal rose 2.4%, and consumer durables increased 1.23%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,402 companies declined, and 1,520 advanced, while 142 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 31 companies hit their 52-week high, while 69 hit their 52-week low. काफी जबरदस्त आंकड़े हैं अगर हम आज के नंबर्स पे गौर करें तो शेयर बाजार में। वैसे आज पहले वाली खबर के साथ जोड़ूं मैं अगर इसको, तो जैसे ही वो रेपो रेट की घोषणा हुई है तो बाजार में थोड़ी सी मजबूती दिखी थी, लेकिन फिर वापस ये थोड़ा सा नीचे आ गया। आप क्या पढ़ते हैं इसको? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि अभी जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो एक बैलेंस तो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुई या फिर आज की जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स है, लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो है, खास करके जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो इम्पैक्ट कर रहे हैं मार्केट्स को। जैसे मैंने जिक्र किया कि पहले जियोपॉलिटिकल टेंशंस थी, अभी ट्रेड टेंशंस हैं। अभी ये डर है कि जो न्यू पॉलिसी रिजीम यूएस में अडॉप्ट किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा टैरिफ्स लगा के, तो हमें भी डर है कि अगर कुछ ऐसे टैरिफ इम्पोज हो जाते हैं तो, जबकि वो नहीं होंगे, हमारी मित्रता काफी स्ट्रांग है यूएस के साथ, ऐसा हम, लेकिन फिर भी एक एप्रीहेंशन, डर का माहौल है कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो दैट विल इम्पैक्ट मार्केट्स सिग्निफिकेंटली, तो उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है जिससे कि इन्वेस्टर्स को लॉस। और एफआईआई ने भी काफी अभी इक्विटी से लगातार पैसे निकाले। एफआईआईज काफी महीनों से कंफ्यूज्ड हैं कि किस मार्केट में वो, कभी उन्होंने पहले कहीं और रुक करके फिर वापस इंडिया के ऊपर, बिकॉज दे हैव टू कम टुवर्ड्स इंडिया एनी टाइम, बिकॉज वी आर ए ग्रेट ग्रोथ स्टोरी. We are attracting the global investors. We are attracting the global money. That's why they come again and again. But sometimes they become speculative that they have to sell in this market and buy in the another market. So that is always there. But ultimately, they will be strong investors in the market because we have a great growth trajectory in the coming times. According to IMF, we are the fastest moving economy and we will remain the fastest, not only for the years, but for the many years, as per the IMF estimates. Those estimates are till 28-29. So we are the fastest moving economy in the world economic system. China will grow on an average at 4% or 4.1% or 4.2%. Our average growth is anticipated at around 6.5% for the many years. तो इसका कहने का मतलब आपका यह है कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो,
कहीं भी उठापटक करो, आप भारत से बचकर नहीं रह सकते। बिल्कुल, आपने इन्वेस्टर्स को उसका यहाँ निचोड़ आपने जो मैंने बोला उसका बड़े संक्षिप्त में आपने बता दिया कि इंडिया इज अ ग्रेट ग्रोथ स्टोरी विच इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। तो इन्वेस्टर्स को यहाँ आना ही पड़ेगा, उनका मजबूरी कि भी ग्रोथ तो यहीं पे मिलेगा ज्यादा से। And also, speaking बट समटाइम्स दे गो हियर एंड देयर कि भाई कुछ और ज्यादा हमें मिल जाए, बट अल्टीमेटली दे आर नॉट फाइंडिंग द lucrativeness of other markets as compared with India. And also, speaking of global factors, so US and China are in news again. We've been talking about it, and US sanctions or US tariffs on China. So does that spell good news for Indian exports and for strengthening the rupee in general? Yes, if our exports are becoming more and more competitive as our rupee decelerated significantly during the recent months, so if we are not imposed the some high tariffs, that is an advantage for the Indian economy, that we can export more towards US. And going by the numbers of the Trump regime, first Trump regime, the US emerged as largest trading partner of India, and US surpassed China. Earlier China was the largest trade partner, but during the Trump tenure, US became the largest trade partner in those years. So that is continue after the corona. Then again the trajectory of India US trade was becoming strong and strong, and now US is the largest trade partner. If we remains at the same pace of the tariffs, then there is a great scope to enhance this trajectory to the further much higher level. जी, आइए रुपए पर नजर डालते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 15 पैसे बढ़कर 87 रुपये 42 पैसे प्रति डॉलर पर रहा। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती नापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 107.79 पर था। And with that, let's also take a look at India's forex reserves. India's foreign exchange reserves increased by $1.05 billion to over $630.6 billion in the week ending January 31st, according to the latest data released by the Reserve Bank of India. This is the second consecutive week of rise in the reserves. For the week ended 31st January, foreign currency assets, a major component of the reserves, decreased by $207 million to over $537.68 billion. Meanwhile, gold reserves were up by over $1.2 billion, totaling over $70.89 billion. ये निहारिका, आपने जो आंकड़े पढ़े हैं ये बहुत मजेदार हैं कि कुछ समय पहले हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व में अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है कुछ लोगों के द्वारा हमेशा। लेकिन डॉक्टर शर्मा, शायद आप ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे कि ये थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो हमेशा कुछ न कुछ आता रहता है और देश में विदेशी मुद्रा भंडार काफी सेहतमंद हालत में है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही डायनामिक रहता है। इसमें कुछ स्टैटिक हम इसको नहीं कह सकते कि अब इतना हमने भंडार $700 बिलियन से ऊपर चले गए थे रिजर्व्स तो उतना ही रहेगा। इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन। लेकिन हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बहुत स्ट्रांग है पहले की तुलना में। अभी रिसेंट ईयर्स में वो बहुत स्ट्रांग हुआ है और खास करके जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो बहुत इंक्रीज हुए हैं। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने से उनके भी एक बहुत अच्छा लाभ हमें मिला है कि डिस्पाइट अभी आपने देखा कि मार्केट्स में थोड़ी गिरावट है, कैपिटल आउटफ्लो भी हुआ, बट स्टिल द रिजर्व्स आर एट अ कंफर्टेबल लेवल क्योंकि गोल्ड हमें उसमें बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, गोल्ड इज कंपनसेटिंग सिग्निफिकेंटली। तो आने वाले टाइम में भी जिस तरीके से हमारे जो ग्रोथ के आंकलन है, जिस तरीके से हमें एफडीआई मिल रही है और एफडीआई का हमारा डेस्टिनेशन है कि भाई एक ऑब्जेक्टिव है, एक टारगेट है कि हम $100 बिलियन डेस्टिनेशन बने एफडीआई के लिए, उसके लिए प्रयास हैं और हम लगभग कोई 84-85 तो कुछ ही वर्ष पहले हासिल कर चुके हैं। वापस हम उसी ट्रैजेक्टरी में जाएंगे, उसी लाइन पे हम जाके और ज़्यादा गेन करेंगे। ये कुछ जो जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स जो पिछले 2-3 साल से खास करके जो कोरोना के बाद ये पहले रशिया और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद ये गाजा में और इजराइल में, उसके बाद इजराइल में और लेबनान में, ये सब चीज़ें जो हैं
इनकी वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जो सेंटिमेंट्स है, वो इम्पैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से एफडीआई भी इम्पैक्ट हुआ, एक्सपोर्ट्स भी इम्पैक्ट हुए, रेड सी में प्रॉब्लम हुई, एक्सपोर्ट्स हमारा अभी भी डिस्पाइट सो मेनी हेडविंड्स वी आर वेरी गुड इन आवर एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। तो ओवरऑल जो पिक्चर है एक्सटर्नल सेक्टर में, चाहे वो एक्सपोर्ट्स है या फिर एफडीआई है या फिर फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, तो वी आर एट अ कंफर्टेबल लेवल। ये अगली खबर पे नजर डालते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक देश से निर्यात $800 अरब को पार कर जाने की उम्मीद है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि यह सबसे ऊंचा आंकड़ा है, क्योंकि 2024-25 में निर्यात ऐतिहासिक वृद्धि के साथ $800 अरब से अधिक हो जाएगा। उन्होंने इस वृद्धि का श्रेय वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका को दिया, जो वस्तु और सेवा निर्यात दोनों में अच्छे प्रदर्शन की वजह से है। And with that, let's also take a look at the next story. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today emphasized on the self-regulation by the diamond industry to maintain its standards and quality. Replying to supplementaries in the Rajya Sabha, the minister said the government will not interfere too much with the industry, especially with the sectors which were left open and support self-regulation. He said the demand for lab-grown diamonds from India is growing and the government is taking all measures for maintaining quality in the form of certification and others. So I'd like to bring in our expert here again, generally asking, so if somebody is looking to invest in gold, how is that an option? And, what is the best time to invest in gold? Stock markets keep going up and down, so, you tend to time your investments. But what about gold? Because gold is also a volatile commodity. Sometimes there is upside of 3,000 or 4,000 in Indian terms, sometimes decline. So gold is also becoming more and more volatile in these years because of the global headwinds and the global economic scenario. But the gold is a strong investment at this juncture because still there are so many troubles at the global level, and there are so many instruments to invest in the gold. After 2000, earlier gold was a closed commodity. After 2000, now there are futures market, there are ETFs and the gold bars and the sovereign gold funds. So many options are there to invest in the golds. That's why the investments are coming in the gold markets, and the gold prices sometimes, if some deceleration is there, then support is also there. People comes to buy the gold. So that's why gold again rises up, so prices are maintained in the higher trajectory. So going forward, considering the geopolitical headwinds, geopolitical tensions, and the trade tensions and the volatility in the financial markets, the prices of gold are anticipated to go up and remain intact in the coming times also. So I suggest that if there is some correction or deceleration in the gold prices, then that becomes a great buying opportunity for the investors. जी, आइए अगली खबर है सौर ऊर्जा से। भारत ने 100 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इससे अक्षय ऊर्जा में विश्व में अग्रणी के रूप में उसकी स्थिति मजबूत हुई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि यह उपलब्धि स्वच्छ और हरित भविष्य के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। And with that, let's also talk about the Tripura Business Conclave. The Tripura Destination Business Conclave, which began today, is set to attract investments worth 3,000 crore rupees, according to State Industries and Commerce Secretary Kiran Gitte. The event has drawn 150 investors from across India, including Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh, Delhi, West Bengal and Assam.
और एक नजर अब एशिया और यूरोप के बाजारों पर। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज मिला-जुला रुख रहा। हांगकांग का हैंग सेंग 1.1% से अधिक बढ़ा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1% की तेजी रही। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.8% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन जापान का निक्केई 0.7% गिर गया और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.6% नीचे आ गया। यूरोप में भी मिलाजुला रुख देखा गया। ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी 0.2% नीचे था। फ्रांस का कैक 0.1% गिरावट पर था और जर्मनी का डैक्स 0.1% ऊपर था। And US stocks displayed a mixed trend yesterday as investors sifted through earnings reports and awaited the key jobs report scheduled to release today. The Nasdaq Composite added over 0.5%, S&P 500 gained 0.36%, while the Dow Jones Industrial Average slipped 0.28%. So, with the geopolitical tensions that have been happening all around, what sort of an impact are the US markets seeing at this point of time? US market is balance actually. There is no much upside or downside because the policies or the announcements by Trump are in favor of US. That's why markets are taking it in a positive manner. So markets is balanced in the US. So not much impacted by the global headwinds right now. Right. जी, अभी अमेरिका तो आपने जैसा बताया कि ठीक है, अभी संभला हुआ है और शायद अभी मजबूती दिखाता रहेगा। जी। लेकिन क्या अमेरिका में बाजार के संभलने का हम वैश्विक प्रभाव क्या देखते हैं? आई मीन ग्लोबल का असर क्या होगा? बिल्कुल, जो यूएस का जो 2024 में हाईएस्ट लेवल था वो 45,000 से ऊपर था डॉ जोन्स में, जो अभी भी 44,747 था 6 फरवरी को, कल जो था, तो लगभग उसी के पास ही मार्केट रिमेन्स इंटैक्ट। लेकिन हमारे काफ़ी गिरावट अगर हम देखें कि हाईएस्ट स्तर से है बिकॉज ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स मेजरली। बट अभी जो यूएस के अनाउंसमेंट्स हैं तो उसकी वजह से वहाँ की मार्केट को कोई खास इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि यूएस की मार्केट के ऐसे संकेत विश्व के लिए क्या बताते हैं, तो खास करके जो कंट्री स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स हैं, जैसे चाइना के लिए उन्होंने, मैक्सिको के लिए, कनाडा के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं, तो ये जो बाइलेटरल ट्रेड वॉर्स हैं, जिनको ट्रेड टेंशन्स हैं, तो उनकी वजह से जो है काफ़ी जो खास करके इमर्जिंग इकोनॉमीज और डेवलपिंग इकोनॉमीज के ऊपर काफ़ी फर्क आता है, क्योंकि उनको एक्सपोर्ट मार्केट उनके हिट होने से उनके जो डोमेस्टिक इकोनॉमीज हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव बन जाता है। And with that, let's take a look at oil prices. Oil prices advanced today following the imposition of new sanctions on Iran's crude exports. However, they were on track for a third straight week of decline impacted by US President Donald Trump's renewed trade conflict with China and potential tariffs on other nations. Brent crude was trading 0.6% up at $74.78 per barrel, and WTI crude also gained over 0.6% to trade at around $71.08 per barrel when reports last came in. सर्राफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.24% बढ़कर 84,740 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.21% बढ़कर 96,040 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अप्रैल 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.22% बढ़कर 84,626 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं मार्च 2025 के लिए चांदी का वायदा मूल्य 0.12% बढ़कर 95,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था। डॉक्टर शर्मा, आज वक्त इतना ही है। कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, थैंक यू। Many thanks for joining us, Dr. Sharma. And before we close, a reminder of the headlines. RBI slashes policy repo rate by 25 basis points to 6.25% for the first time in nearly 5 years.
Benchmark domestic indices register modest losses. Sensex slips over 190 points, Nifty closes at 23,560, and India's exports expected to cross $800 billion by end of the current financial year, says Union Minister Piyush Goyal. And with that, it's a wrap on this edition of Market Mantra. For now, goodbye.